ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। इसमें पूछा गया है रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ इवन सी बी रिएक्शन इज। सो इवन सी बी रिएक्शन जो है एलिमिनेशन रिएक्शन का ही ये एक पार्ट है, इवन सी बी रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, ये 2 स्टेप्स मैकेनिज्म है इसका। पहले स्टेप में क्या होगा, ये सबसे पहले स्टेप में बेस आएगा और बेस आके प्रोटॉन को उठा के कार्बन आयन बनाता है। तो यहाँ पे ये कार्बन आयन बन गया, बेस ने प्रोटॉन उठा लिया। तो फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में ये जो कार्बन आयन बना है ये हेलोजन को बाहर निकालेगा और डबल बॉन्ड लग जाएगा वहाँ पे। तो ये कार्बन आयन के थ्रू जाती है। क्वेश्चन नंबर 69। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकेटायन इज। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है कार्बोकेटायन का। तो देखो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इसमें ये डांसिंग रेजोनेंस की वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ये बी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और फिर होगा सी, फिर होगा ए। तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70। बेंजाइन मैकेनिज्म, जो बेंजाइन बनता है उसको इंटरमीडिएट को ट्रैप करने के लिए इसमें से कौन से ऑप्शन हो सकते हैं बेंजाइन को ट्रैप करने के लिए। तो देखो ये बेंजाइन होता है, इसकी रिएक्शन मैं कराती हूँ इसके साथ। तो ये कैसे जाता है, ये यहाँ पे जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ माइग्रेट कर जाएगा और ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये कुछ ऐसे जाएगा फिर, और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा। तो ये बेसिकली साइक्लो एडिशन होता है 4+2। तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 4 और 2 इसके। तो 4+2 साइक्लो एडिशन है। तो ये वाला भी जाएगा। देखो इसमें 2 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, 2 और 2 4 ये, और 2 और 2 4 ये। तो ये तीनों ऑप्शन में होंगे, ये 2 वाला नहीं होगा। तो इसमें 1 3 4 हैं वही होगा। क्वेश्चन नंबर 71। तो देखो इसमें ये CH3 CH2 और CONH2 है, और यहाँ पर ये CO अब हट गया है और CH3 CH2 NH2 बन गया। तो ये होफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी जा चुकी है। इसका मैकेनिज्म देखो कैसे होता है। तो यहाँ पर ये बेस की प्रेजेंस में होता है और NaOH बेस होता है और एक हेलोजन होता है Br2। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से ये जो OH माइनस है बेस का वो आके एक यहाँ से प्रोटॉन को उठा लेगा। तो ये क्या बन जाएगा, CONH माइनस। अब ये जो Br2 है ये Br2 पे अटैक करेगा और यहाँ से CONH Br बन जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से फिर से प्रोटॉन उठेगा और यहाँ पर नाइट्रीन बनेगी CO। ये ऐसे होगा, यहाँ से बेस प्रोटॉन उठाएगा और फिर ये भी Br भी बाहर निकलेगा, यहाँ पे नाइट्रीन बनेगी। फिर ये नाइट्रीन रीअरेंज होंगी, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा CO डबल बॉन्ड N। इस पूरे ग्रुप को मैं R लिख रही हूँ। तो B इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72. During the reaction of an aldehyde, the first intermediate compound formed is. तो क्वेश्चन कौन सा है, 72। एल्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं NH2 बेस की प्रेजेंस में। तो ये यहाँ से N इस पे अटैक करेगा। क्या होगा, यहाँ पे ये
O माइनस बन जाएगा, यहाँ पे NH2 आ जाएगा H। अब क्या होगा, ये N यहाँ से इस OH को यहाँ पे H ये पकड़ लेगा हाइड्रोजन और OH को बाहर निकालेगा, तो फाइनल क्या बनेगा, ये बनेगा। ये है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। तो इसमें जो होगा देखो ये बनेगा C डबल बॉन्ड N NH2, तो B इज द राइट आंसर। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विद जिंक डस्ट। तो जब नाइट्रोबेंजीन को हम जिंक डस्ट के साथ में रिड्यूस कराते हैं तो ये बनता है NH एक बेंजीन रिंग और फिर से, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, उसने बोला है कि एलानिन है, एलानिन हाइड्रोक्लोराइड, अगर उसको 2 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के साथ में ट्रीट करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो ये है एलानिन, इसको बेस के साथ में ट्रीट कर रहे हैं NaOH के साथ में, और इसके 2 मोल हैं, तो जो पहला आएगा वो यहाँ से प्रोटॉन उठाएगा, तो ये CO माइनस बन जाएगा। जो दूसरा आएगा वो यहाँ से प्रोटॉन उठाएगा इस NH3 से, तो ये 2 जगह से प्रोटॉन उठेगा, तो पहला तो नहीं होगा। देखो दूसरे में यहाँ से प्रोटॉन उठ रहा है, यहाँ से उठ रहा है, यहाँ से उठ रहा है, तो ये तो ठीक है, बट ये देखो ये NH2 के पास कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। डी में यहाँ से उठ रहा है, यहाँ से उठ रहा है, और ये NH3 का NH3 ही है, तो NH3 नहीं रहेगा, C होगा इसका आंसर, क्योंकि NH3 के बराबर से एक H उठ गया है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। तो एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो सबसे ज़्यादा होगा सेकंड वाला। यहाँ पर सिर्फ -I काम कर रहा है, यहाँ पर -I और -R दोनों काम कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा इसके कंपैरिजन में। तो सबसे ज़्यादा 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा और फिर 1 होगा। तो कौन सा ऑर्डर बताना, डिक्रीजिंग। ओके, तो सबसे ज़्यादा 2 होगा, फिर इसमें गलत दिया हुआ है, 3 नहीं होगा, फिर 4 होगा, फिर 1 होगा, 1 तो सबसे कम होगा, ये ऑर्डर होगा, इसमें गलत दिया हुआ है। अगर इन्हीं ऑप्शन के हिसाब से जाना है कि नहीं यही ऑप्शन है, तो देखो 1 तो सबसे कम होगा, तो ऑप्शन फिर ये होना चाहिए कि नहीं अभी टिक ही करना है, ये आ गया है, तो बी तो नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। तो देखो बेसिसिटी के लिए क्या कंडीशन होती है, उसके पास लोन पेयर्स होने चाहिए डोनेट करने के लिए। तो देखो यहाँ पर जितने ज़्यादा वो ग्रुप है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए है, वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। कि उसमें 2 हैं बस, और ये 2 इधर इसके साथ में इधर जा रहे हैं रेजोनेंस में, तो ये बेसिसिटी इसकी कम हो रही है, तो ये तो सबसे वीक होगा। अब इन 3 में आते हैं हम, इसमें और इसमें। तो देखो इसमें यहाँ पे N, यहाँ पे ये, लेकिन इसके पास नहीं है, तो अब ये और ये बचता है कि यहाँ है, S के पास भी है, यहाँ है और यहाँ है, लेकिन N जो है वो ज़्यादा बेटर होगा, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है, तो D इज़ द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बीन इज़ मोस्ट स्टेबल। तो कार्बीन जो स्टेबल होगी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको स्टेबलाइज करेंगे या रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा। तो जहाँ पे यही सब चीज़ें हों वो देख लो कि देखो यहाँ पर Cl है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे H है, यहाँ पे फिनाइल रिंग लगी हुई है, तो ये रेजोनेंस स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर बताना है कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखने के लिए अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लो। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये
sp2 कार्बन है और यहाँ पर ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर एक ये है 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे ये नहीं है, ये sp2 कार्बन है और इसके बराबर में बस एक ही हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन। तो कार्बन आयन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि वो उस चार्ज को अपनी तरफ खींच के डिस्पर्स कर देते हैं। चार्ज कभी भी इकट्ठा अच्छा नहीं होता, वो स्ट्रक्चर पे फैला हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं इसके साथ में, तो ये तो इस कार्बन आयन को और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये बेंजाइल कार्बन आयन है, ये वाला चार्ज रेजोनेंस के थ्रू डिस्पर्स हो रहा है पूरी स्ट्रक्चर पे। तो बी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। तो देखो यहाँ पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। मैं एक स्ट्रक्चर की तुम्हें बना के दिखाती हूँ कि कैसे स्टेबल है। देखो यहाँ पर NO2 है, यहाँ पे चार्ज बना हुआ है, यहाँ पे OH है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और NO2 है। तो अगर यहाँ पर हम इस वाली बॉन्ड को इधर माइग्रेट कराते हैं तो कार्बोकैटायन स्टेबल हो गया है और यहाँ पर NO2 है। सेम अगर हम ये वाला बॉन्ड यहाँ पे लाते हैं, देखो ऐसे आ रहा है, ये यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये H यहाँ पे माइग्रेट कर गया, तो ये और यहाँ पर ये OH, H और NO2, ये यहाँ पर ऐसे स्टेबल हो रहा है। अब यहाँ पर देखो इस वाले स्ट्रक्चर में अगर तुम इस बॉन्ड को यहाँ पर लेके आओगे तो यहाँ पर ये कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं हो पा रहा है। ये कार्बोकैटायन तभी स्टेबल होगा जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर भी सेम है, ये बॉन्ड हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं और देखो इस वाले बॉन्ड से तो ये स्टेबल हो रहा है, लेकिन यहाँ से ये रेजोनेंस में कंप्लीट नहीं आ पा रहा है। तो ये वाला दोनों जो हैं सबसे कम स्टेबल होंगे। अब हम इनसे देखते हैं कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। तो जो OH है वो ज़्यादा स्टेबल होगा CH3 से, तो इसलिए 20 का राइट आंसर होगा। द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड थ्रू द इंटरमीडिएट। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो बताना है। तो सपोज करो यहाँ पे हम नाइट्रेशन करा रहे हैं HNO3 की प्रेजेंस में, यहाँ पर ये जुड़ गया, तो अब ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। पहले ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, कार्बोकैटायन अब यहाँ पे आ गया है। अब ये फिर से स्टेबल हो जाएगा। तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बेंजोनियम आयन को रिप्रेजेंट करती हैं। क्वेश्चन, फेंटन्स रिएजेंट। तो फेंटन्स रिएजेंट जो है ये होता है FeSO4 प्लस H2O2 और इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इन सब से एक OH फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तो ये बोल रहा है कि अगर फेंटन्स रिएजेंट की रिएक्शन हम टर्शरी ब्यूटेनॉल के साथ में करा दें, मैं यहाँ पे RR ग्रुप लगा रही हूँ जल्दी लिखने के लिए। अगर हम यहाँ से ये फेंटन्स रिएजेंट डालेंगे तो यहाँ पे OH फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। यहाँ से ये जो CH3 है ये फ्री रेडिकल इसके साथ में रिएक्ट करेगा और यहाँ से CH2 रेडिकल जनरेट हो जाएगा, CH3 OH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डाइमराइज हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर हो रहेगी, सेम ऐसे ही उसके साथ भी होगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा
और ये दोनों आपस में अब जुड़ जाएंगी डाइमराइज होके और ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, अगर NaCl और NaNO3 की रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा N2O4 और NaCl। तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, ये क्वेश्चन दो बार आया था 2021 पीजीटी में, 2 ही बार पूछा गया था। एक बार ये दोनों डाल के पूछा था, एक बार Cl2NaOH के साथ में, और एक CaOH होल ट्वाइस करके कुछ रिएक्शन थे। तो देखो, जब Cl2 की रिएक्शन हमने कराई है NaOH के साथ में और वो है कोल्ड, तो बनेगा NaClO। अगर Cl2 की रिएक्शन हमने NaOH के साथ कराई है और वो है हॉट, तो NaClO3 बनेगा। तो ये याद रखना, जब हॉट होगा, जब कोल्ड होगा तो एक आएगा, जब हॉट होगा तब तीनों आएंगे। क्वेश्चन नंबर 85, तो यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ Br लगा हुआ है और ये ब्यूटाइल लिथियम की प्रेजेंस में है, तो ये बहुत अच्छा बेस है। तो ये बेस सबसे पहले इस Br को आके यहाँ से उठाएगा और यहाँ पर कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पर लिथियम जुड़ जाएगा। सेकेंड स्टेप में ये Br भी यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पर कार्बीन बनेगी। तो D इज द राइट आंसर। और फिर यहाँ से ये कुछ इस तरीके से टूट के, तो RCH डबल बॉन्ड CHR बन जाएगा। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड एक इधर आ जाएगी, एक डबल बॉन्ड इधर आ जाएगी और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, इसमें बोला है कि वाई द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज द रेट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो रेट को कम कर देती है, क्लोरीनेशन के रेट को, मीथेन का जो क्लोरीनेशन है उसकी गति कम कर देती है ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऐसा क्यों? तो जब हम क्लोरीनेशन कराते हैं मीथेन का, तो देखो पहले स्टेप में तो फ्री रेडिकल जनरेट होता है, Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल। अब ये Cl फ्री रेडिकल मीथेन से रिएक्ट करता है और ये बनाता है CH4 के साथ में CH3 और Cl, और CH3 रेडिकल बनाता है और एक HCl निकल जाता है। अब CH3 रेडिकल जो है फिर से Cl के साथ में रिएक्ट करता है और CH3Cl बना लेता है। अब CH3 रेडिकल जो है वो जब O2 के साथ में रिएक्ट करता है तो ये CH3O रेडिकल बनाता है और फिर ये इस तरीके से पड़ा रहता है और रिएक्शन रेट को कम कर देता है। तो CH3O फॉर्म होता है और रिएक्शन रेट कम हो जाती है। CH3CONH2P2O5 के साथ में रिएक्ट करने पर क्या देता है? तो ये देखो, ये बेंजामाइड है CONH2 और P2O5 के साथ में ये यहाँ पर CN लग गया है। तो ये अच्छा, इसमें प्रोडक्ट ही बताना था तो CN बनता है इसमें। अभी देखो ये क्वेश्चन वही आ गया है। फिर अगर देखो हॉट लोगे तुम NaOH के साथ में Cl2 तो NaClO3 बनेगा, NaClO3। तो ये इसमें बन रहा है और C में बन रहा है, और COH होल ट्वाइस की रिएक्शन Cl2 के साथ में करा रहे हैं तो CaOCl2 बनेगा। तो इसका आंसर होगा C। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी बार पूछी जा चुकी है कि अगर हम बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ में करवाएं तो क्या बनता है। तो यहाँ पर सब जगह Cl लग जाते हैं, एक H एक Cl एक H, यहाँ पर एक H तो है पहले से ही,
यहाँ पर एक HCl 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 HCl। तो देखो जहाँ पर एक Cl है, C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, इथाइल ब्रोमाइड को अगर हम ट्रीट कराएं सिल्वर साइनाइड के साथ, AgCN के साथ में, तो क्या बनेगा? तो देखो AgCN जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड होने की वजह से ये जो C है Ag से जुड़ा रहता है, तो N वाली साइड बैक साइड से अटैक करके Br को बाहर निकालती है, तो ये C25NC बनता है। वहीं अगर ये KCN होता तो KCN कोवेलेंट नहीं होता, ये आयनिक होता है, तो ये इसमें टूट जाता है, तो फिर C वाली साइड फ्री रहती है, तो वो यहाँ से अटैक करती है और KCN के केस में C2H5CN बनता है। क्वेश्चन नंबर 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन? तो इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है वो होती है B3N3H6 और कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पर हर जगह HH लग जाता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, जैसे बेंजीन में होता है। तो हो सकता है इस बार स्ट्रक्चर पूछिए, अगली बार हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले बोराजिन का, तो sp2 होता है। द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन फिनोल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर। तो देखो इस क्वेश्चन से हम दो क्वेश्चन करेंगे। देखो ये है फिनोल और ये रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन वाटर के साथ में CS2 की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर Br लग जाएगा, क्योंकि ये सेलेक्टिव तरीके से तुम करा रहे हो इस CS2 की वजह से। वहीं अगर तुम CS2 ना लेते, तुम बस ब्रोमीन वाटर लेते, तो उस केस में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे दोनों जगह Br लगता, तब ये बनता। लेकिन इस CS2 ने यहाँ पर खेल चेंज कर दिया है और ये बनता है अब ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनोल। अगर वहाँ पे सिर्फ Br2 होता तो ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता। क्वेश्चन नंबर 93, तो ये देखो यहाँ पर बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग की रिएक्शन तुम Br2 और FeBr3 के साथ में करा रहे हो पहले, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है Br2 और FeBr3 के साथ। तो यहाँ पर Br जुड़ जाएगा, एक H के साथ में सब्स्टिट्यूट हो गया Br। अब क्या है, अब यहाँ पर HNO3 और H2SO4 है। अब क्या होगा, ये यहाँ पर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप आके जुड़ जाएगा, तो या तो पैरा पे जुड़ जाएगा या ऑर्थो पे, तो भी हम पैरा पे मानते हैं। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, ये बेंजीन रिंग की रिएक्शन पहले हम करा रहे हैं, नाइट्रेशन हो रहा है पहले इसका, तो पहले NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद में हम इसका ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो अगर ये मेटा डायरेक्टिंग है तो पहले ग्रुप मेटा पोजीशन पे आएगा Br, तो X ये बनेगा, Y ये बनेगा। तो देखो X जो है उसमें मेटा पोजीशन पे Br आना चाहिए, यही ऑप्शन है बस, और Y में पैरा पोजीशन पे NO2। क्वेश्चन नंबर 94, तो ये दिया हुआ है हमें, यहाँ पर CHO ग्रुप है और ये CHO ग्रुप जो है अब आफ्टर द रिएक्शन एक तो रिड्यूस हो गया है और एक ऑक्सीडाइज हो गया है, तो ये कैनिन-ज़ारो रिएक्शन है और ये होती है बेस की प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और H3O पॉजिटिव। देखो ये रिएक्शन
अगर ये यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है, ये अगर अलग अलग मॉलिक्यूल में होती है तब कैसे हो सकती थी। देखो मैं इसको PHCHO लिख देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये NaOH माइनस है ये आके यहाँ पे अटैक करता है, O माइनस बनता है H और OH। अब इसका सेकेंड मॉलिक्यूल और आएगा, ये उसके बाद में यहाँ पे आएगा और ये H यहाँ पे अटैक कर देगा। तो एक तो बन जाएगा PH, ये यहाँ पे आ गया, तो ये OH, ये H अब इसके पास चला गया, तो ये बन जाएगा PH COH H। तो एक अल्कोहल बन गया है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं हम 95 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या हो रहा है, टोल्यूइन है और उससे बेंजल्डिहाइड बनाना है, CHO ग्रुप। तो CrO3 दिया हुआ है, सेकंड में CrO2 Cl2 दिया हुआ है। देखो जो ये SiO2 होता है, सेलेनियम डाइऑक्साइड, ये एलाइलिक पोजीशन पर अल्कोहल बनाने के काम आता है। जैसे यहाँ पे टोल्यूइन था तो ये यहाँ पर CH2OH आ जाता है, ये यहाँ पर ये एलाइलिक पोजीशन है इस CH3 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर अल्कोहल लग गया है, अल्कोहलिक ग्रुप। अगर KMNO4 होता तो वो तो सीधा CH3 से यहाँ पे जो ये टोल्यूइन है COH बन जाता। तो सिर्फ 1 और 2 ही हैं जो एल्डिहाइडिक ग्रुप में चेंज करेंगे। क्रोमियम जनरली यही करता है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप में चेंज कर देता है। अब क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। देखो पहले रिएक्शन इसमें पूछा हुआ है कि बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, ये बेंजीन है और उससे बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो पहला जो है COHCl एनहाइड्रस Al3, तो ये गटरमैन कोच रिएक्शन है, ये चेंज कर देगी। ये गटरमैन एल्डिहाइडिक रिएक्शन होती है, ये भी चेंज कर देगी। और ये विल्समीर हॉक रिएक्शन है। तो ये तीनों रिएक्शन काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये तीनों रिएक्शन बेंजल्डिहाइड बनाती हैं बेंजीन से। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है, वही देखना है। हाइपर कॉन्जुगेशन, sp2 कार्बन के बराबर वाले कार्बन पे हाइड्रोजन गिनने हैं। तो यहाँ पर ये sp2 कार्बन है, इसके बराबर में देखो ये कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर ये sp2 कार्बन है, यहाँ पर सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर sp2 कार्बन ये है, तो इसके बराबर पे एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है। तो यहाँ पर 2H, यहाँ पर 2H, यहाँ पे 3H, तो यहाँ पर 7 अल्फा H है। ये sp2 कार्बन, इसके बराबर में एक का ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, तो यहाँ पे 2H, यहाँ पे 2H, यहाँ पे 4 अल्फा H है। तो सबसे ज़्यादा 3 होगा, फिर उसके बाद में 4 होगा, फिर 3 अल्फा H होंगे और फिर 1 अल्फा H होंगे। तो ए इज़ द राइट आंसर। 98, इसमें स्टेबिलिटी बतानी है कार्बोकेटाइन की। तो कार्बोकेटाइन को जनरली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं, रेजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और +I इफेक्ट, ये सब कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं फैक्टर्स। और क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो प्लस चार्ज है, ये जो कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये सब ग्रुप्स जो हैं इस कमी को पूरा करते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, स्टेबल होगा। यहाँ पर कार्बोकेटाइन है और ये स्टेबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये NO2 ग्रुप लग गया है, तो इस वजह से ये उतना स्टेबल नहीं होगा। अब यहाँ पर ये देखो, ये N ग्रुप अपना जो N है ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो ये कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये भी स्टेबल होगा, लेकिन N वाला ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि N की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है ऑक्सीजन से,
तो ये इजीली दे देगा इसे, तो सी इज़ द राइट आंसर। द कंपाउंड यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर इज लिक्विड अमोनिया। इन रीमर-टीमन रिएक्शन द इंटरमीडिएट इज, रीमर-टीमन रिएक्शन भी कई बार आ चुकी है। रीमर-टीमन रिएक्शन में फिनोल होता है, फिनोल की रिएक्शन तुम क्लोरोफॉर्म के साथ में कराते हो NaOH की प्रेजेंस में, तो वो यहाँ पर ये आपस में रिएक्ट करके कार्बीन बनाते हैं और फिर ये यहाँ पे जुड़ के बेंजल्डिहाइड बन जाता है, सैलिस एल्डिहाइड सॉरी। तो ये कार्बीन के थ्रू डाइक्लोरोकार्बीन which is this CCl2. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायन, तो ये टर्शरी कार्बोकेटायन है सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद में फिर यहाँ पर दो, चार, फिर तीसरा, फिर उसके बाद में पहला, फिर चौथा, तो बी इज द राइट आंसर। Carbon ion in which the shared pair of electron in conjugated with unsaturated bond show increased stability due to, okay, so एक कार्बन आयन है और वो कार्बन आयन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके पास और वो कॉन्जुगेशन में है विद अनसैचुरेटेड सिस्टम, अनसैचुरेटेड बॉन्ड, शो इंक्रीज स्टेबिलिटी ड्यू टू, तो ये किसके थ्रू स्टेबिलिटी शो कर रहा है? कॉन्जुगेशन के थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू, तो सी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन हैज़ हाईएस्ट लाइफ, ओके, सो यहाँ पर डी होगा क्योंकि इसमें डांसिंग रेजोनेंस है जिसके थ्रू ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा और यही रीज़न है कि इसकी हाफ लाइफ भी बहुत ज़्यादा होगी, तो बी नहीं होगा, यहाँ पे डी होगा, गलत है ये आंसर। 104, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो, अभी हम जनरली देखें तो यहाँ पर ये कार्बन आयन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, राइट, लेकिन ये वाला कार्बन आयन उससे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इस कार्बन आयन की वजह से एरोमेटिसिटी गेन हो रही है, तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन होगा। तो यहाँ पर देखो ये sp होगा, ये sp2 होगा, एक बॉन्ड हो रहेगी, यहाँ पर ये NO2 रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होगा, यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ पर एरोमेटिसिटी है, तो सबसे ज़्यादा होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 4, फिर होगा 5, ये ऑर्डर होगा। उल्टा करके लगाना है क्योंकि इससे इंक्रीजिंग पूछा है, तो सबसे कम वाला सबसे पहले आएगा, 5वां, फिर 4, फिर 3rd, फिर 2, फिर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो करेक्टली मैच्ड कार्बोकेटायन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, कार्बन आयन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक होता है, ये सही है, सिंगलेट कार्बन डायमैग्नेटिक होती है, ये गलत है। ये बोल रहे हैं कि इथाइल कार्बन आयन जो है वो लेस स्टेबल है, किससे? विनाइल कार्बन आयन से। हाँ, ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये sp2 सिस्टम पे है कार्बन आयन। इन विनाइल कार्बन आयन द नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, नहीं, यहाँ पे तो कार्बन ये जो नेगेटिव चार्ज है ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। विनाइल कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉन की कमी वाले कार्बन परमाणु पर ऋणात्मक आवेश मौजूद होता है, तो ये गलत है, सिर्फ ए ही सही है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, तो देखो जो एरोमेटिक होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, यहाँ पर रिंग है, रेजोनेंस है और 4n+2 पाई रूल है,
रिंग है, रेजोनेंस है, 4n+2 पाई है। लेकिन ट्रिपोलियम कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ये एंटी एरोमेटिक है, इसमें 4n है, और ये तो एरोमेटिक है ही नहीं, ये नॉन एरोमेटिक है। अब पूछा है कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में होगी। तो देखो इसमें तो सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। Cl में -I इफेक्ट ज़्यादा होता है +R से, तो ये भी कम स्टेबल होगा। अब आते हैं इसमें, और इसमें जो OCH3 है, ये वाला कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें +R स्ट्रॉन्गली लगता है, तो ये अच्छे से स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटायन को। कैसे करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा रेजोनेंस के थ्रू, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है इसको एक्सेस देगा, थोड़ी इसको इलेक्ट्रॉन देगा। और ये जो NO2 है, अगर ये यहाँ पे कार्बन आयन होता तो इसको अपनी तरफ खींच के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज NO2 अपनी तरफ खींच के चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक्चुअली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही स्टेबिलिटी गेन कराता है। चार्ज कभी भी इकट्ठा स्टेबल नहीं हो सकता, उसको फैलाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन इज मोस्ट स्टेबल। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी है, तो यहाँ पर देखो ये C ही सही होगा क्योंकि यहाँ पर ये एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है, इस वजह से A नहीं होगा, गलत है ये आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है हाइड्रोलिसिस का 110 के अंदर। देखो ये है तुम्हारा ईस्टर, तो यहाँ पर ये R ग्रुप लगा दिया मैंने। अब मेरे को हाइड्रोलिसिस कराना है इसका, तो यहाँ पर ये अटैक कर दिया है और ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर देखो ये Cl है। अब तुम मुझे बताओ कि H2O कहाँ पे इजीली अटैक करेगा, यहाँ पर या यहाँ पर? यहाँ पर। क्यों? क्योंकि Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के इस H2O को ज़्यादा एग्रेसिव बना रहा है अपनी साइड अटैक करवाने के लिए CO पर, क्योंकि CO पर अब भूख हो गई है, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी साइड खींच ली है, तो ये H2O यहाँ पे अटैक करेगा अच्छे से। वहीं CH3CO NH2, यहाँ पर देखो H2O अटैक करेगा, वो नहीं करेगा क्योंकि ये NH2 इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है ऑलरेडी। तो सबसे ज़्यादा होगा Cl, फिर होगा एसिटिक एनहाइड्राइड, थर्ड, फिर होगा 1, फिर होगा 4। तो Cl कौन सा नंबर है? 2। तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो सबसे ज़्यादा वाला देखेंगे, सबसे ज़्यादा होगा 2 वाला, ठीक है, 2 2। उसके बाद में 3 3 1 और 4। इसमें दिया हुआ है C, तो C नहीं होगा। एसिटिक एनहाइड्राइड सेकंड नंबर पे ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर COCH3 ग्रुप लगा हुआ है। ये वाला ग्रुप तो कहीं ना कहीं इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा ना, इसको ओ थोड़ा देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसका ऑप्शन होगा C। 111, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बतानी है। तो देखो ट्रिपोलियम कार्बोकेटायन एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद बेंजाइलिक, उसके बाद एलाइलिक और उसके बाद में नॉर्मल। तो सबसे ज़्यादा C, फिर D, फिर A, फिर B। C इज़ द राइट आंसर। गलत स्टेटमेंट बताना है, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन इंगित कीजिए। अ सिंगलेट स्टेट इज़ लेस रिएक्टिव देन अ ट्रिपलेट, तो ये सही है। नहीं नहीं नहीं, सिंगलेट स्टेट जो है वो कम रिएक्टिव होती है देन अ ट्रिपलेट, तो सिंगलेट स्टेट जो है वो मोर रिएक्टिव होती है देन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट स्टेट्स आर बायरेडिकल, ये भी सही है। सिंगलेट्स आर डायमैग्नेट, ये भी सही है। और एवरेज लाइफ जो है 10⁻⁻9 से 10⁻⁻6 होती है, ये भी सही है। जो गलत है इसमें वो है सिंगलेट स्टेट इज़ लेस रिएक्टिव देन अ ट्रिपलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है।
स्टेबिलिटी बतानी है कार्बोकैटायन की, फिर से 10 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा 2 होगा, फिर उसके बाद में 4 होगा, फिर अच्छा इसमें रीअरेंजमेंट बताना है। देखो कार्बोकैटायन में जो रीअरेंजमेंट है वो मोर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है, और इसमें बताना है कि मतलब कहाँ पर हो जाएगा, तो हो तो सब में ही जाएगा, जहाँ पर उसको एच दिख रहा है उसके बराबर में लगा हुआ, तो ऑल ऑफ देम। स्टेबिलिटी बतानी है कार्बन आयन की, तो सबसे ज़्यादा sp, फिर sp2, फिर sp3। ये देखो ये sp है, ये sp2 है, ये sp3 है, तो सबसे ज़्यादा sp वाला होगा। यहाँ पे एक बॉन्ड आ रहेगा, यहाँ पे sp2, ये sp3, तो बी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बीन इज मोस्ट स्टेबल, तो कार्बीन को इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप या फिर रेजोनेंस कुछ ऐसा चीज़ स्टेबल करती है, तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए CF2 होगा। एलाइलिक रेडिकल में जो स्टेबिलिटी है, एलाइल फ्री रेडिकल, वो कैसे स्टेबल हो रहा है, देखो तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, ये यहाँ पर एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है फ्री रेडिकल, तो ये पाई ऑर्बिटल यहाँ इसके p ऑर्बिटल में आ रहा है, तो पाई टू p। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म अ कार्बन आयन मोस्ट इजीली, तो कार्बन आयन कहाँ बनेगा, जहाँ पे कार्बन आयन स्टेबल होगा। अब देखो CH3 यहाँ पहले वाले में तो बनेगा ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ पर ये CH2 माइनस और CHO, तो ठीक है ये मतलब स्टेबल होगा ठीक ठाक। CH3 COCH3 इसमें भी बन जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो इथाइल एसीटो एसीटेट में होगा, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से जब ये प्रोटॉन उठेगा तो ये नेगेटिव चार्ज इधर से भी स्टेबल होगा, इधर से भी स्टेबल होगा, यहाँ से भी रेजोनेंस में जाएगा इस वाले CO के साथ में और उस वाले CO के साथ में भी, तो इथाइल एसीटेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ अमाइड लिंकेज, सो इसका आंसर होगा पिक्रामाइड। एसिटामाइड में भी होगा CONH2 ग्रुप, बेंजामाइड में CONH2, प्रोटीन्स का तो ये CONH2 होता ही है, तो इज द राइट आंसर। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, सो यहाँ पर देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं इससे, तो यही होगा। क्वेश्चन नंबर 120, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, तो कार्बोकैटायन रेजोनेंस और मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, यही सब चीज़ें इसको स्टेबलाइज करती हैं, लेकिन यहाँ पर देखो 3 रिंग जुड़ी हुई हैं, 3 जगह से उसको रेजोनेंस मिल रहा है, तो यही होगा, डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, सो ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा पहला 4th स्टेबल होगा, ये तो सबसे कम होगा, फिर उसके बाद में एलाइलिक कार्बोकैटायन है, और फिर सबसे ज़्यादा ये, फिर एलाइलिक, फिर ये सबसे कम ये, तो 4th सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद में 1st, फिर 2nd, फिर 3rd, तो डी इज़ द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कार्बीन इज जनरेटेड इन, तो रीमर टीमन रिएक्शन में बनती है CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन, CH2 इज अ कार्बीन। द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन अमंग द फॉलोइंग इज, तो टर्शरी ब्यूटाइल वाला जो कार्बोकैटायन है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। श्रोक कार्बीन्स आर, तो श्रोक कार्बीन्स जो हैं वो ट्रिपलेट होती हैं
और न्यूक्लियोफिलिक होती हैं। और फिशर कार्बिन जो हैं वो सिंगलेट होती हैं, ये याद रखना। और जो श्रोक कार्बिन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होती हैं। फिशर कार्बिन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ RCONH2 with a mixture of Br2 and KOH give RNH2 as the main product। अभी ये रिएक्शन मैंने ऊपर कराई थी, होफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन है। RCONH2 की रिएक्शन Br2 NaOH के साथ में होती है और नाइट्रीन के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होती है और रीअरेंज करके भी दिखाई थी। तो ये दोनों बनते हैं A and D। कंसिडर द फॉलोइंग कार्बोकेटायन। तो ये देखो, ये एलाइलिक कार्बोकेटायन है, ये वाला कार्बोकेटायन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। विनाइलिक तो ये तो नहीं स्टेबल होगा, तो सबसे ज़्यादा D होगा, फिर C होगा बेंजाइलिक, और फिर उसके बाद में एलाइलिक वाला होगा। तो देखो ऑप्शन में कहाँ है, सबसे ज़्यादा D, फिर C, फिर A एलाइलिक कार्बोकेटायन, और सबसे लास्ट में ये, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बराबर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं स्टेबल होगा। तो यहाँ पर फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन हमने कराई है जिंक के साथ। तो हमें बेंजीन रिंग मिल गई। ये रिडक्शन है फिनोल का जिंक की प्रेजेंस में बेंजीन बनाने के लिए। NO3- इज डिटेक्टेड बाय रिंग टेस्ट। तो ये जो है, ये नाइट्रेट का रिंग टेस्ट है, इसको ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं, जिसमें FeSO4 और NO रिएक्ट करते हैं और FeNOSO4 आ जाता है। ये नाइट्रेट आयन के डिटेक्शन के लिए है, ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं और इसको। द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन मिथाइल अमीन इज ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड। ओके, सो जब मिथाइल अमीन रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ में, तो क्या होता है, ये सबसे पहले यहाँ पर डाईएजोनियम सॉल्ट बन जाता है इसका N2, फिर ये N2 बाहर निकलता है और यहाँ पर OH जुड़ जाता है। तो यहाँ पर A इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज़ शेप ऑफ बेबी सोलर टाइप। तो ये कोई शेप है, ये किस ऑर्बिटल की शेप है, DZ² की। होमोलाइटिक फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड लिबरेट्स। देखो होमोलाइटिक फिजन जो है वो तो कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन जनरेट करता है। देखो ऐसे यहाँ पर ये A और B है, तो होमोलाइटिक होगा तो एक कार्बोकेटायन एक कार्बोएनायन बनेगा, लेकिन अगर होमोलिसिस है तो वहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। तो फ्री रेडिकल होंगे अगर होमोलिसिस होंगे तो तभी C होगा। देखो यहाँ पे भी होमोलिसिस लिखा है, तो इसे सही कर लेना, काफ़ी गलतियाँ हैं इस बुक में। क्वेश्चन नंबर 133, कैल्शियम इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन CaCl2। क्वेश्चन नंबर 134, तो यहाँ पर ये N2 है, MEOH। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पहले नाइट्रीन का फॉर्मेशन हो गया है और नाइट्रीन बनने के बाद में यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ है। कैसे हुआ है, ये यहाँ पे आके 5 मेंबर्ड रिंग बन गई है और ये यहाँ से टूट के यहाँ पे MEME लगा हुआ है और यहाँ पर ये COO ME बन गया। तो ये रिएक्शन जो है नाइट्रीन इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व अ बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो देखो बेंजाइन इंटरमीडिएट जो है वो बनता है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है तुम्हारा
और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन तुमने सोडामाइड से करा दी है, NaNH2 प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर ये आके और इसको बाहर निकाल देता है और यहाँ पे बेंजाइन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल इज। देखो यहाँ पर 3 फिनाइल रिंग बनी हुई हैं। तो ये वाला फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व अ कार्बन आयन इंटरमीडिएट। देखो यहाँ पर तो ये H2SO4 इसके साथ में प्रोटोनेटेड करके OH2 बना के इसको बाहर निकाल देगा, तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एलाइलिक सिस्टम पे आके जुड़ जाएगा तुम्हारा ब्रोमीन, यहाँ पे ये होगा। यहाँ पर ये रीमर-टीमन रिएक्शन है, ये है तुम्हारी CH3CHO विलोपन अभिक्रिया, ये कंडेंसेशन है। और यहाँ पर ये वाला जो है सिर्फ यही कार्बन आयन बनेगा। और कैसे बनेगा, CH3CHO जो है यहाँ पर बेस है, तो यहाँ से आके वो CH2- एक प्रोटॉन को उठा लेगी और कार्बन आयन बनाएगी। और नेक्स्ट स्टेप में फिर अटैक करके प्रोडक्ट बनता है इसमें। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ओके, तो ये यूनिट ख़त्म हो गई है। कल हम करेंगे यूनिट नंबर 3। थैंक यू।